हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 324 जेडी कोड को करेंगे, ठीक है ना। और ये 2025 का आखिरी सेट है। इससे पहले जो सेट 6 है वो मैंने अब नहीं कराया, वो मैंने बहुत पहले करा दिया था। सबसे पहले वो कराया था मैंने, और वो तब कराया था जब बोर्ड के एग्ज़ाम निमट गए थे 2025 के। तभी करा दिया था मैंने वो, ठीक है ना, जब खत्म हुए थे एग्ज़ाम। तो अब मैंने सेट 1 से शुरू करा था, तो सेट 6 मैंने नहीं कराया, वो पहले करा दिया था। अब सेट 7 करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं अपने बनाए हुए सोल्व भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना, मॉडल पेपर बना करके कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि फलन f सच दैट r टू r fx बराबर 3x है, ये परिभाषित है, इस द्वारा परिभाषित फलन है, तब f क्या है ना। हमें f बताना है, एक एकी अच्छादक या बहुएकी अच्छादक क्या है इनमें से, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ 324 JD 2025 में ये आया हुआ है और ये क्लास 12th का है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले क्वेश्चन का भी ये कै पार्ट है, ठीक है। एक मैपिंग दी है इसने आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, और जो फंक्शन दिया है आपको वो दिया है इसने एफ एक्स बराबर 3x, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि 1 1 एक ही है या नहीं है ना, एक ही है या बहु एक ही है, अच्छादक है या अनच्छादी है, ठीक है, अच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले एक के लिए हम क्या करते हैं, हम दो x1 x2 ऐसे लेकर के चलते हैं। माना x1 व x2 बिलोंगिंग टू r डोमेन में से इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो इसका मतलब x1 यहाँ रखूंगा तो ये भी 3x1 हो जाएगा, इसी तरह x2 यहाँ रखूंगा तो ये 3x2 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल आउट होकर के x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हम लेके चले और x1 बराबर x2 आ जाता है तो इसका मतलब ये एक ही है, ठीक है ना। तो ये एक ही है। अगर ये नहीं आता, नॉट इक्वल टू आता, या x1 बराबर नहीं आता x2 के और हम इक्वल लेके चले थे तो ये बहु एक ही हो जाता, ठीक है ना। अब अच्छादक पर चलते हैं। अच्छादक के लिए आपको y बराबर एफ एक्स मानना पड़ेगा और y बराबर यहाँ पर 3x है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y इक्वल टू 3 आ गया। अब आपकी मैपिंग जो है वो r से r में है ना, जो मैपिंग है ये देखो यहाँ पर r से r में है। तो यहाँ r से कोई वैल्यू ऐसी आपको क्या मिल जाएगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी वैल्यू r में मिल जाएगी जो मैं y की यहाँ पे रख दूँ वैल्यू इसमें से, कोडोमेन में से, और उसे सॉल्व करके फिर जो x आएगा वो इसमें ना मिले, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि पूरा r यहाँ पे कुछ भी रख दो और इसे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वो सब कुछ मिल ही जाएगा। मतलब यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज पीछे मिलेगी ही मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी, सह प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि सह प्रांत बराबर परिसर, सह प्रांत बराबर परिसर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये अच्छादक भी हो गया है ना, ये अच्छादक भी हो गया। तो ये एक ही अच्छादक है, एक ही अच्छादक। एक ही अच्छादक कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए एक ही अच्छादक आपका पहला ही ऑप्शन है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्यों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक एक्स सेट दे दिया है ए बी सी और वाई सेट दे दिया है 1 2 3, और ए की मैपिंग 2 पर है, बी की मैपिंग 3 पर है और सी की मैपिंग 1 पर है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही करा देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं करते, है ना। ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है हमारे पास। अब यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर 1 2 3 है। तो ए की मैपिंग जो है हमारी 2 पर है, देखो ए की मैपिंग 2 पर है। तो ए तो जाके जुड़ेगा 2 से, और बी जाके जुड़ेगा 3 से, और सी जाके जुड़ेगा 1 से। मतलब ये सारे एलिमेंट इन सारे एलिमेंटों से एक एक करके जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार दिया गया है कि ये, तो इनमें से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स सबसेट होगा वाई का। क्या एफ ऑफ एक्स वाई का सबसेट है, वाई का सबसेट तो नहीं है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं, एफ के अंदर अगर मैं एक्स रख दूं तो क्या वो वाई बन जाएगा, वाई तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो इक्वल भी तो आना चाहिए था, वो सेट पूरे के इक्वल हो गया ना उसके, है ना। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं देखता हूँ, एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स वाई का सबसेट कैसे बनेगा बताओ। पहला ऑप्शन अगर हम देखें, एफ ऑफ एक्स में अगर मैं ए रखूं, देखो बारी बारी अगर हम रखेंगे तो ये आएगा ए बी सी, है ना, और ये हो जाएगा आपका वाई भी, वाई क्या है आपका 1 2 3, वाई है 1 2 3, सॉरी, अरे नहीं 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 ये गलत हो गया, ये एफ के अंदर रखने हैं आपको ये वाली चीज़ें। जब एफ के अंदर ये रखोगे तो आपका ये पूरा निकल कर 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 1 2 3। तो क्या कोई सेट अपना सबसेट हो सकता है? हो तो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट का साइन दिखा रखा है यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट तो छोटे वाले ही होते हैं, इक्वल नहीं है, है ना। अगर यहाँ इक्वल वाला होता तब ये इसका इक्वल हो जाता है इसके, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से ए ऑप्शन इसका नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ए बी ये 1 2 3 इसके इक्वल है ना, तो ये इक्वल वाला हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि समाकलन log x बराबर ये है, तो के एक्स का मान बताना है। यहाँ से क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है समाकलन log x इक्वल्स टू log x dx इक्वल टू dx भी है इक्वल्स टू x log x है और प्लस में के एक्स है और प्लस में c है। अब आप इसको सॉल्व करो, बस इसके जैसा बनेगा कुछ, तो इसकी जगह जो आएगा वही हमारा आंसर है के का। तो इसका log x का इंटीग्रेशन हम 1 को इसके मल्टीप्लाई में मान करके तब करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और सेकंड फंक्शन इसका मान लेंगे यहाँ पे 1। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और dx प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो का तू रहेगा x log x प्लस के एक्स, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये के एक्स आ जाएगा प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x log x माइनस एक्स, एक एक्स कट गया, 1 बचा, 1 का x हो जाएगा और प्लस में c इक्वल्स टू x log x और प्लस में के एक्स और प्लस में c। अब ये देखो के एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पर माइनस एक्स है ना, तो के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुलना करने पर के एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, के एक्स का माइनस एक्स ऑप्शन यानी कि सी है, ठीक है ना। तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ये गया हो गया। अब घ पर चलते हैं, देखिए गया ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, 5 ही होगी, है ना, जितनी कोटि उसकी होती है ना, जितनी बार वो अवकलज किया गया है उसमें उतने ही जो है आपके क्या होते हैं, अवकलज होते हैं, उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं, ए बी सी डी है ना, वो स्वेच्छ अचर कहलाते हैं, तो उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे इसमें, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो घ का जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले पर, सदिश फलन इतने की प्रवणता t बराबर 2 पर क्या होगी, तो इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए ये कह रहा है कि एफ टी जो हमारा एक फंक्शन है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5t स्क्वायर के कैप, ठीक है। प्रवणता निकालनी है, प्रवणता का मतलब है एक बार अवकलन, है ना, तो इसका एक बार अवकलन करो वेक्टर का, तो जब मैं डी डब्ल्यू आर टू टी करूंगा, डी डब्ल्यू आर टू टी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल्स टू, भाई इसमें तो टी है नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, ये भी टी बगैर टी के है तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी बगैर टी के, ये भी बगैर टी के, दोनों 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म है। इसमें टी है तो 5 दूनी 10 टी आ जाएगा और के कैप आ जाएगा। अब उसने टी की वैल्यू भी कही है कि टी बराबर 2 पर बताओ, तो एफ डैश 2 पर देख रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 2 के कैप, है ना, तो 10 दूनी 20 के कैप आ जाएगा, तो आपका 20 के कैप आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ये हमारा है दूसरे का पहला क्वेश्चन, है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेकंड का क्या पार्ट है ना, सेकंड का क्या पार्ट, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट, सॉरी टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर ये इस फार्मूले को ही प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। किसी को भी चाहे इसको थीटा मान लो चाहे इसको थीटा मान लो, जो सी आपकी मर्जी हो वो करो आप। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड उठा लेते हैं और राइट हैंड साइड को थीटा मान लेते हैं। कि हमने कहा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक थीटा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए tan इनवर्स उधर पहुंचा सकता हूँ मैं, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, सॉरी tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। भाई इसका स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का मैंने वर्क कर दिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करना चाहूँ अगर, तो मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर उसमें से कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। कैसे हुआ ये, tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म इधर लाए, ये वाली टर्म इधर लाए और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बचा। इतना क्लियर है सबको। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन सेक थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है, अगर मैं दोनों ओर का वर्गमूल ले लूँ तो x बराबर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है ना। अब tan थीटा को अगर मैं लिख दूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो 1 अपॉन सेक थीटा है इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट होकर के x बराबर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा साइन थीटा। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। देखो थीटा को हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके चले थे और थीटा ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये हमारी क्या हो गई, बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। देखो ये कह रहा है सदिश इतने के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, मात्रक सदिश निकालना है आपको। क्या क्वेश्चन का, ए वेक्टर उसने दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। आपको इस ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है जिसको हम ए कैप से प्रदर्शित करेंगे और वो होता है ए कैप अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर ए का परिमाण, है ना। तो वेक्टर ए को हम ऊपर ही लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, और नीचे इसका परिमाण लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। जो इनके मल्टीपल हैं ये गुणांक हैं उनके स्क्वायर जोड़ना है यहाँ पर नीचे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो 9 और 1 10 और 4 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सबके 2 के बटे में अलग हो जाएगा, 3 के बटे में अलग और 1 के बटे में अलग। तो 2 बटे रूट 14 आई कैप और प्लस ये हो जाएगा आपका सबके अपोन में हो जाएगा ना अलग अलग, तो 3 बटे अंडर रूट 14 जे कैप और प्लस 1 बटे अंडर रूट 14 के कैप, ठीक है ना। यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के योगफल की द्विकोज्याएं ज्ञात करो। योगफल की द्विकोज्याएं निकालनी है। देखो ए और बी के योगफल की द्विकोज्याएं, ठीक है ना। तो इसकी द्विकोज्याएं निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए वेक्टर दिया है, लिखो पहले तो ए वेक्टर 3i कैप 4j कैप माइनस 3k कैप, ये तो हमने ए वेक्टर लिख दिया। अब बी वेक्टर लिखते हैं। बी वेक्टर है माइनस के 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस के k कैप। अब हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी कितना होगा, 3 माइनस 2, भाई जोड़ेंगे ना तो भाई इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस है ना, 3 में से 2 गया, आई कैप बचेगा। 4j में 3 माइनस 3j जोड़ेंगे तो 4 में से 3 गया, 1 j कैप बचेगा। माइनस 3 के कैप में प्लस के कैप करेंगे तो माइनस का 2k कैप आएगा। ये हमारा ए प्लस बी आया। अब इसके अनुदिश हमें क्या करना है, इसकी कोज्या निकालनी है इसकी। तो इसकी कोज्या चलो निकालते हैं। इसकी कोज्या निकालने के लिए हमें इसके परिमाण की जरूरत पड़ेगी। इसका परिमाण हम पहले से निकाल लेते हैं ए प्लस बी का, है ना। तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण होगा अंडर रूट आई के जो गुणांक है उसका स्क्वायर, फिर जे का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, फिर के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में सब 1 1 और 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 4 5 6, तो ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस ए प्लस बी की आपको द्विक अनुपात लिखने होंगे। ए प्लस बी के द्विक अनुपात
इसके द्विक अनुपात क्या होंगे? इसके द्विक अनुपात होंगे जो i के मल्टीपल में है 1, फिर जो j के मल्टीपल में है -1, फिर जो k के मल्टीपल में है -2। ये इसके द्विक अनुपात हैं। तो इसके द्विक कोज्याएं क्या होंगी? a प्लस बी की द्विक कोज्याएं, द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज, और द्विक कोज्याएं मतलब के डायरेक्शन कोसाइन, है ना। द्विक कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? जो आपकी द्विक कोज्या है ना, द्विक अनुपात है ना, पहले वाले के अपॉन में उसका परिमाण रख दो, परिमाण मतलब √6, फिर दूसरे वाले के अपॉन में उसका परिमाण रख दो जू का तू, फिर तीसरे वाले के अपॉन में भी यही कर दो, ठीक है ना। ये आपकी डायरेक्ट द्विक कोज्या आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक फंक्शन है r से r में और एक g दूसरा फंक्शन है, ये भी r से r में है। फलन आपका fx cos x है और gx आपका 3x² है। आपको गोफ निकालना है। तो चलिए गोफ निकालते हैं, मुश्किल काम नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो यह क्वेश्चन है ये आपका दूसरे का। तो आपको उसने एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर cos x और एक फंक्शन दिया है g(x) बराबर 3x², और आपको निकालना है गोफ। गोफ का मतलब होता है g के अंदर fx रख दो, ठीक है। तो g जू का तू रखो, fx की वैल्यू कितनी है? cos x। अब देखो gx क्या था आपके पास? gx था ये, तो यहाँ पर x की जगह cos x रख दो। तो यहाँ पर x की जगह cos x रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा x की जगह cos x रख दो और उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाए तो योगफल 8 आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। देखो जब दो पासे एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पहले तो वो बनाना पड़ेगा प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि यानी कि S। वो क्या बनेगी? दो पासों को एक साथ फेंकने पर सबको पता है वो 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना, बहुत सारी बनती है, यानी कि 6 1 के और 6 1 के तो 36 बनेंगे। तो आप सारे लिखने के बजाय बस टोटल एलिमेंट लिख दो। टोटल एलिमेंट कौन से होंगे? टोटल एलिमेंट आपके होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S 6 गुना 6, है ना। पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 6, तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा टोटल एलिमेंट का। अब इवेंट उसने कहा है दोनों तो योगफल 8 आने की प्रायिकता बताओ। तो हमने एक इवेंट मान लिया, माना एक इवेंट हमारे पास है A, है ना, कि दोनों पासों पर या दोनों पासों का योगफल 8 आना, ऐसे लिख दो, दोनों पासों का योगफल 8 आना। तो आप ऐसी कंडीशन ले लो जिनमें दोनों का योग 8 आया हो। एक के साथ अगर मान लो पहले पे 1 आया होगा तो एक के साथ कुछ ऐसा है जो दूसरे पे आ जाए और योगफल 8 बन जाए, नहीं है। 2 के साथ 6 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। अब उल्टा देख लो, 4 का 4 तो उल्टा यही रहेगा, 5 का 3 हो सकता है, पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। इनके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। तो हमें क्या करना है? हमें निकालनी है इस इवेंट की प्रायिकता, ए घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितने हैं? 5/36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है तीसरे का क्या क्वेश्चन। तीसरे का क्या क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रम से ये और ये हैं तो सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश निकालो। पहले तो देखो ए का स्थिति सदिश दिया है, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश को हम कहते हैं ओ ए, ठीक है। तो ओ ए वैक्टर जो इसने दिया है वो दिया है आई प्लस जे प्लस के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। और इसी तरीके से बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ बी वैक्टर। ओ बी वैक्टर कितना दिया है उसने? ओ बी वैक्टर दिया है उसने हमारा कहाँ गया, 2i कैप प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप, ये दिया है उसने, ठीक है। अब वो कह रहा है ए बी की दिशा में मात्रक सदिश निकालो। पहले तो ए बी वैक्टर बनाना पड़ेगा। ए बी वैक्टर होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो पहले तो ये लिखो, ओ बी में से ओ ए घटाओ, यानी कि 2i कैप प्लस के 5j कैप, इसमें से आपको माइनस करना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। देखिए आगे क्या होगा, 2i में से i घटेगा तो i बचेगा और 5j में से j जाएगा तो 4j बचेगा
और के यहाँ पर है नहीं तो माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ए बी वैक्टर हो गया। अब इस ए बी वैक्टर का क्या निकालना है हमें, इसकी दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो इसका मात्रक सदिश क्या होगा, ए बी का कैप अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ये निकाल देंगे, सॉरी इसका वेक्टर आएगा ऊपर। तो इसका मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश में क्या होता है फिर ये आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप और अपॉन में, और इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप और ये माइनस आपका के कैप अपॉन अंडर रूट 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और फिर प्लस में 1 आ जाएगा, ये प्लस में है ना, प्लस में माइनस का 1 का स्क्वायर था। 16 17 और 1 18, तो ये आ जाएगा 1/√18 आई कैप और प्लस 4/√18 जे कैप और माइनस 1 अपॉन √18 के कैप। अब √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं ना। 9 दूनी 18 होता है ना, 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर और 2 बचेगा अंदर, आई कैप प्लस 4/3√2 के जे कैप और माइनस 1/3√2 के कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों मैं आज देख रहा हूँ मेरा माइक सही से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम में हो सकती है, तो इसमें एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लैपटॉप से ही बनाएंगे, पेपर पर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि संबंध आर इस प्रकार प्रदत्त है कि आर जो है वो 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7 है, तब आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात करना है हमें। तो देखो पहले मैं आर लिख देता हूँ, है ना। आर क्या है, आर जो दिया है उसने एक रिलेशन दिया है, 4 का 5 से रिलेशन है, 1 का 4 से रिलेशन है, 4 का 6 से रिलेशन है और 7 का 6 से है और 3 का 7 से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स यानी कि उल्टा, तो आप क्या करो, इन सब के उल्टे कर दो। मतलब जो रेंज है उसको डोमेन बना दो, जो डोमेन है उसको रेंज बना दो। तो 5 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 4, ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 7 3, ठीक है, उल्टे हो गए। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे यहीं से, तो वो हम देखेंगे। देखो अगर मेरे पास 5,4 आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है और उसके साथ साथ कोई ऐसा एलिमेंट भी है जो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, जिस पे ये खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो, तो ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर एक 4,1 है ना, जो 4 से ही शुरू हो रहा है, वो भी इसमें है आर इनवर्स में। तो यहाँ से एक एलिमेंट बनेगा 5 से 1 पर, 5 से 1 पर, 5 से 1 पर एक एलिमेंट बनेगा जो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का होगा, ठीक है ना। समझे बात को। अब देखो ऐसा और कोई एलिमेंट है क्या, हाँ अगर 6 4 देखें तो एक और है 4 1 से खत्म होने वाला, तो 6 4 अगर देखेंगे आर इनवर्स में है, तो एक एलिमेंट और है जो 4 से ही शुरू होता है, 4 पे खत्म है ना, 4 से ही शुरू होता है, ये भी आर इनवर्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 6,1 मिलेगा, किसमें, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स में, ठीक है। अब एक चीज एक और है बस, 6 7 अगर ले लें तो 7 3 पे ये है एक, तो 6,7 भी अगर आर इनवर्स में है तो इसके साथ 7,3 भी आर इनवर्स में है। तो इसका मतलब एक बनेगा हमारा 6 से लेकर के 3 तक, है ना, 6 और 3 में रिलेशन बन जाएगा आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा हमें और ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे जिनका यहाँ पर खत्म होने वाला और यहाँ से शुरू होने वाला सेम एलिमेंट हो, इन 3 केस के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आर ओ आर इनवर्स में ये 3 ही एलिमेंट मिलेंगे। तो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स अतः क्या हो जाएगा आपके पास 5,1 6,1 6,3, ठीक है ना, ये आपके मिल जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए कह रहा है वक्र निकाय y बराबर 2mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो। y बराबर 2mx कह गए, ठीक है, y बराबर 2mx उसने दे रखा है। अब देखो इसका अवकल समीकरण निकालना है, तो dwr2x करो एक बार, dwr2x कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 2m हो गया। अब यहाँ आपको जितने इसमें स्वेच्छ अचर दिखेंगे उतनी ही बार अवकलन करना है आपको, ठीक है, और उतनी बार अवकलन करके वो आपको जो स्वेच्छ अचर है उसमें कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, मतलब कि हटा देना है। तो m तो अब भी आ रहा है, अब लेकिन एक बार और नहीं आप कर सकते, अब एक ही बार करेंगे क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, यहाँ से m की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दो 2m की वैल्यू, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2m की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो y बराबर y अपॉन एक्स आएगी, तो y अपॉन एक्स रख दो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो 2m बराबर y अपॉन एक्स समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इधर कर दो, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। देखिए घ क्वेश्चन क्या कह रहा है। घ क्वेश्चन कह रहा है यदि a आपके पास ये है और b आपके पास ये है, तब सिद्ध करो कि c का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट है यानी कि सारणिक है वो 1 है। ये हमें प्रूफ करना है, जहां c की वैल्यू जो है वो a डैश का होल डैश है और इनटू में b है उसके। तो हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं ना, ये निकाल करके फिर c का वो जो है 1 निकाल देंगे, वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दिया है जो दिया है वो लिख दो। दिया है a बराबर, ये दिया है 3√3 और 2, यहाँ पे दिया है 4 2 0, और एक b दिया है उसने, b कितना दिया है 0 1/4 0 0 1/2 1/8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और दी है कि ये बराबर 1 है, ठीक है ना। तब अब देखो उसने कहा है कि c बराबर a डैश का होल डैश है और इनटू में b है। अब किसी भी मैट्रिक्स के डैश का जब डैश होता है तो उसको हम a लिख देते हैं ओनली, है ना। तो डैश से डैश हट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा b इनटू में b इक्वल टू c। तो a की मल्टीप्लाई b में करनी है, 3√3 2 4 2 0 4 2 0, ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आपको इस b में करनी है, b आपके पास है 0 1/4 0 0 1/2 1/8, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे, इसकी करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे तो आएगा 1, तो ये आ जाएगा पहला एलिमेंट 1। अब पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, 3 की इसमें करेंगे तो 3/4 प्लस √3 की 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 की 1/8 में करेंगे तो 2 चौका 8 यानी 1/4। अब इसकी ऐसे करो, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये सारे 0 हो गए। इसकी इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 गुना 1/4 1 आ गया। 2 की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 की गुना 1/8 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा, देखो पहला तो 1 मिल गया, अब ये 3 और एक 4, 4/4 ये भी 1 आ गया। हाँ ये कितना मिला, 3 और एक 4/4, ये 1 मिलेगा ना, और ये 0 मिला और ये भी 1 मिल गया, ठीक है ना। ये आया हमारे पास। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड 1 1 0 1 का मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो ये आएगा 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू 1 आ गया, हेंस प्रूव होगी बात, हेंस प्रूव, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिंदु इतने से जाने वाली सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, 2 नंबर में दे रखा है इसने, बताओ इससे जाने वाला है और इसके समांतर रेखा का समीकरण है। कितनी बार बताया आपको ये क्वेश्चन मैंने, आज फिर बता देते हैं। चलो ये आपका चौथे का क्या क्वेश्चन क्या है ना, यस, कह रहा है बिंदु 5 2 और -4 से जाने वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं बिंदु a, b, c से जाने वाली तथा सदिश, ये हम एक तरीके से फॉर्मूला लिख रहे हैं, सदिश इसमें लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यानी जिससे होके जा रही उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा के यहाँ रख दो, प्लस लैम्डा लगाओ, और जिसके समांतर है उसको यहाँ लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ये होता है, ठीक है ना, होता है।
तो अब हमें क्या करना है, उसने ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो बस उठा करके इस फॉर्मूले में ही तो रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे तब बिंदु, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है इस वजह से इसमें इतना कुछ लिख रहे हैं हम, नहीं तो इसमें एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बिंदु 5,2,-4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का समीकरण, ये समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये ए बी सी के मान यहाँ पे रख दिए, प्लस लेमडा। अब ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है ये आपका, तो ये पूरा यहाँ पे रख दो, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप इक्वल्स टू 0। बस ये आपका समीकरण हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वो पूछ लेता कि इसका कार्तीय समीकरण बताओ, है ना, तो क्या करते, फिर हम ये वाला पॉइंट बनाते, x माइनस x1 अपॉन a, बनता तो ऐसे, तो हम इसको x1 y1 z1 कहना था और इसको abc कहना था हमें, थोड़ा सा मैंने इस वाले में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, उल्टा मतलब गलत नहीं है ना, नोटेशन है वो तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सदिश वाले में x1 y1 z1 आता है ना ऊपर, लेकिन ये वो है जिससे वो हो के जा रहे हैं, तो मैं चलो अभी बताता हूँ, बाद में ही बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो आप ये बस इतना करो, ठीक है। इसी से अगर कार्तीय समीकरण बनाना होता तो बस x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी, ये वैल्यू रख देते हैं वहां पर, छोड़ दो इसको, आगे चलो 4 का ख क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और इस वाली एक्सरसाइज से मैंने तुम्हें भी बताया था बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। अधिकतम आयतन दिखाना होता है, महत्तम क्षेत्रफल दिखाना होता है, न्यूनतम आयतन दिखाना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान रखना। स्टील की 6 मीटर बाई 16 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाई जाती है। अच्छा, इसमें प्रत्येक कोने से 2x मीटर की जो है लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाई जाती है, इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चलिए करते हैं इसको, है ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में। ये जो 2x है, ये 2x को 2 हटा करके x मीटर करो, है ना, क्योंकि जितने भी यहाँ क्वेश्चन है इस टाइप के जिनमें प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया गया है, उनमें सब में x मीटर लंबाई के ही काटे गए हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसे x मीटर मान कर करेंगे तो ही इसका आंसर ये आएगा 1600/27 मीटर क्यूब, जैसा कि ये यहाँ पर है, ठीक है ना। इससे पिछले पेपर में भी देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें भी x मीटर लंबाई के ही वर्गों को काट कर किया है इसने, है ना। और जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनमें भी x मीटर लंबाई के ही वर्ग को उसने काटा है। तो ये 2x मेरे ख्याल से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा इस अनसोल्ड में, ये जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें x मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको हम x मीटर मान करके ही करेंगे, ठीक है। देखिए, अब मान लो मेरे पास यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है, और ये वर्ग में हमने क्या किया, देखो ऐसा है कुछ, है ना। कितने बाई कितने का है ये, 16/6 का है जो हमारा है, ये 16/6 का, यानी कि ये जो आपकी पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ आपकी 16 मीटर है और ये आपकी पूरी लेंथ 6 मीटर है, ठीक है। अब उसने कोने पर से, हर कोने से x मीटर का एक जो है वर्ग काट दिया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई x है, क्योंकि वर्ग है वो, है ना। एक x यहाँ से भी काट दिया और एक वर्ग यहाँ से भी काट दिया और एक वर्ग यहाँ से भी काट दिया, ठीक है ना। चारों कोने खाली हो गए, है ना, ये कोना खाली हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये पार्ट भी यहाँ से कट गया। अब सुनो, इसकी लंबाई कितनी बचेगी, अब अगर ये कोना हम काट दें तो इसके अंदर की लंबाई कितनी बचेगी, अब ये वाली, भाई x हमने ये वाली लेंथ काटी,
x यहाँ से काटी तो x प्लस एक्स 2x हो गया ना, तो हमने 16 में से 2x घटा दिया, तो ये जो बचेगी 16 माइनस 2x आएगी। और ये वाली 6 थी, x यहाँ से काट दी, x यहाँ से काट दी, तो ये कितनी बचेगी 6 माइनस 2x हो जाएगी। समझ में ना, ये वाली लेंथ इतनी यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसकी लंबाई 16 माइनस 2x और इसकी चौड़ाई 6 माइनस 2x आ गई। और अब ध्यान रखो कि ये वाला पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे यहाँ से ऐसे करके, है ना, ऐसे करके खड़ा कर देंगे। इधर से भी ये वाली जो पट्टी है ये वाली, इसको भी ऐसे करके यहाँ से खड़ा कर देंगे, और इस वाली पट्टी के जो ये वाली पट्टी है इसको भी यहाँ से ऐसे करके ऐसे खड़ी कर देंगे इसको भी, है ना। तो यहाँ से एक डब्बा सा बन जाएगा, आपको एक डब्बा सा दिखेगा संदूक टाइप का, है ना। ऊपर का ढक्कन इसमें नहीं है, तो इसकी वो हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये लेंथ x है, तो जब मैं इस वाली पट्टी को खड़ा करूंगा यहाँ पे, वो उसकी हाइट x होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका संदूक बना, संदूक की लंबाई कितनी हो जाएगी, संदूक की लंबाई आपकी हो जाएगी 16 माइनस 2x, और संदूक की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2x, और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आपकी x रहेगी, ठीक है ना। x जितने मीटर का आपने ये काटा है, इसका वर्ग यहाँ से ये इतनी ही ऊपर उठेगी ना, यहाँ से ऐसे इधर से ये वाला उठेगा, तो यहाँ से ऐसा बनेगा ये। तो अब इस संदूक का आयतन क्या होगा, संदूक का आयतन, तो अब लिखते हैं हम संदूक का आयतन। संदूक का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई को पहले लिख दूं, लंबाई को यहाँ पे लिख दूं, और चौड़ाई को यहाँ पे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम पहले इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करके x के अंदर, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 6 माइनस 2x। अब मैं सबकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं बस यहाँ पे पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान करके कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा करना है कि इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते चारों टर्म की और फिर करोगे तो तब भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, DWR2x, ठीक है, यहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका v डैश। अब क्योंकि x का फंक्शन है तो हम क्या कर रहे हैं, v डैश हम निकाल रहे हैं पहली बार अवकलन, प्रथम अवकलज निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 16x माइनस 2x स्क्वायर, दूसरे का करेंगे तो ये 0 माइनस के 2 बचेगा, बस माइनस के 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार सेकेंड वाला एज इट इज 6 माइनस 2x, पहले वाले का करेंगे, पहले वाले का x का 1 तो 16 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस के 4x हो गया। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस के 16 दूनी 32x, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, और प्लस अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 6 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 छंग 36 हो जाएगा, हासिल को 3, और 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, 16 6 96, और 6 की गुना इसमें करेंगे माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 6 चौक 24, और माइनस के 6 ये हो जाएगा 6 चौक 24 एक्स लिख लेते हैं पहले, माइनस के 16 दूनी 32 एक्स लिख लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक काम करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, मल्टीप्लाई ना भी करती, चलो खैर कर दी तो कर दी, ये v डैश हो गया है ना, v डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 और 4 12 एक्स स्क्वायर। अब ये कितने हो गए, 32 और 32 64, 64 और 4 68, 68 और 20 88, तो ये हो गया माइनस के 88 एक्स, और प्लस में ये 96, ठीक है ना, ये मिला। अब यहीं कहीं मैं एक बार डिफ्रेंशिएट डबल भी कर देता हूँ, DWR2x, या इसको जीरो रख के वैल्यू निकालें, इसको जीरो रख के वैल्यू निकाल, चलो बस कर दो, जब लिख दिया तो, है ना, अगेन कर देते हैं। तो v डबल डैश, x का फंक्शन है, x लिख देता हूँ, x इनमें भी लिख लेना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 x और माइनस के 88, ठीक है, डबल डैश x आ गया, इसको यहीं रोक लो बना करके। नाउ अधिकतम व उच्चतम के लिए, अधिकतम व निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए, अधिकतम व निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम व निम्नतम के लिए हम v डैश x को 0 रख देंगे, ठीक है ना। अब जब v डैश x को 0 रखेंगे, यानी कि ये वाली टर्म को 0 रखेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 88 एक्स प्लस 96 इक्वल्स टू 0, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक्स प्लस 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसके यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 18 और 24, इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, है ना, 24 तिया 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7 72,
अब ऐसे फैक्टर 72 के जो प्लस करके 22 आए, 18 और 4 है ना, 18 चौका 72, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 18x और माइनस 4x और प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू x माइनस 6 कॉमन, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और x की वैल्यू यहाँ से एक 6 आ जाएगी और एक आ जाएगी x की वैल्यू 4/3। अब देखो x की वैल्यू 6 आ रही है, तो क्या 6 हो सकती है क्या? अब ये देखो 6 का तो ये पूरा पहले ही था इसकी चौड़ाई, अगर तुमने ये वर्ग भी 6 का काट लिया तो ये कैसे काट सकते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है 6 का वर्ग काटना यहाँ से, फिर 6 मीटर का, अगर ये पूरी 6 मीटर है तो इसको 6 मीटर कैसे काटूं मैं? ये तो कटेगा नहीं, फिर तो पूरा ही कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो 6 मीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो असंभव है, ये असंभव है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये संभव है, ये लेंगे x बराबर 4/3। तो x बराबर 4/3 पहले हम देख लेते हैं इसका आयतन अधिकतम हुआ भी या नहीं, वो इससे पता चलेगा डबल डैश से, है ना। तो इसको 1 मान करके इसमें रख दो, ये x बराबर 4/3 पर, x बराबर 4/3 पर v डबल डैश x जो है वो क्या होगा, अगर उच्चतम दिखाना है तो ये निगेटिव आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4/3 माइनस 88। और अगर न्यूनतम दिखाना है, निम्नतम दिखाना है तो ये क्या होना चाहिए फिर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखें 3 7 21, 3 8 24, 8 चौक 32, 32 माइनस 88, देखो कुछ भी आए घटा करके आएगा तो निगेटिव ही। 12 में से 8 गए 4, 2 में से 8 सॉरी 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, 56, लेकिन माइनस का बचेगा तो लेस देन टू 0 है ना, लेस देन टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः x बराबर 4/3 मीटर का वर्ग काटने पर किसका, संदूक का आयतन क्या होगा, निम्नतम होगा, सॉरी उच्चतम होगा। अब वो उच्चतम आयतन क्या है वो बताओ। तो भाई हमारे पास v था, उच्चतम आयतन वो जो v था ना अपने पास, सबसे पहले जो फंक्शन हमने बनाया था ये वाला, है ना, इसमें रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। तो इसमें रख दो ये, तो v बराबर अब आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 4/3 रखो, फिर 16 माइनस 4/3 इसकी जगह रखेंगे 4/3, 4 दूनी 8/3, फिर यहाँ पे रखो 6 माइनस 4 दूनी 8/3, कितना आया 4/3 आया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 में से 8 गए 40, 40/3 आएगा, और फिर यहाँ से कितना आएगा 6 तिया 18, 18 माइनस 8 10, 10/3 आएगा, और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 1600 आएगा, और 1600/3 तिया 9 तिया 27 आएगा। ये आ गया आपका मीटर क्यूब आयतन, ठीक है ना। तो आपका ये होगा 1600/27 मीटर क्यूब आयतन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं पेपर में तो इनको जरूर कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p ऑफ a p ऑफ b ये है, तब p ऑफ b ओवर a ज्ञात करो। तो चलिए इसको हम ज्ञात करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो ये हमारा खे के गे हो गया, है ना। इसने कहा है कि p ऑफ a जो है अपने पास, p ऑफ a वो तो है 0.3, और p ऑफ b जो है b की प्रायिकता वो है 0.4, और ये पूछ रहा है b ओवर a क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है ये सब दिया ही है ना, यहीं पे लिख दो दिया है a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आप सबको मालूम है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सॉरी p ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, p ऑफ a इंटू p ऑफ b, है ना, ये होगा। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब वो पूछ रहा है p ऑफ b ओवर a, नाउ अब तो इसका मतलब है p ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन p ऑफ a। b इंटरसेक्शन a की प्रायिकता क्या है भाई, इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ a इंटू p ऑफ b, स्वतंत्र घटना है ना, तो ये वाली कंडीशन यूज करो, और अपॉन में p ऑफ a, इसको समीकरण 1 से कह लो, समीकरण 1 से, ठीक है। अब p ऑफ a से p ऑफ a कैंसिल, बचा कितना p ऑफ b, p ऑफ b की वैल्यू कितनी थी 0.4, यही आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलते हैं,
कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष बिंदु ये और ये हैं। चलो इसको भी देखते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये है घ क्वेश्चन। अब इसने दिए गए शीर्ष लिख दो पहले, तो दिए गए शीर्ष, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष, एक तो दिया है इसने A 2,2,2, B दिया है 2,1,3 और C दिया है 3,2,1। ठीक है, ये है त्रिभुज के शीर्ष। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए है AB क्रॉस AC। तो आपको पहले AB बनाना पड़ेगा, AB वेक्टर। B में से A घटा करके लिखो, 2 - 2 I कैप प्लस 1 - 2 J कैप प्लस 3 - 2 K कैप। ठीक है, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। तो यहाँ से बना 0 I कैप माइनस 1 J कैप प्लस 1 K कैप। ये बना आपका AB वेक्टर। इसी तरह AC वेक्टर बनाओ, सॉरी है ना, इसी तरह AC वेक्टर बनाओ। AC वेक्टर क्या होगा, C में से A घटेगा, C में से A, तो 3 - 2 I कैप प्लस 2 - 2 J कैप प्लस 1 - 2 K कैप। तो ये बचा 1 J कैप माइनस प्लस 0 J कैप और माइनस 1 K कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है AB क्रॉस AC। पहले AB क्रॉस AC निकालना है। AB क्रॉस AC का मतलब है डिटर्मिनेंट से निकलेगा I J के। ये है 0, ये है -1, ये है 1 और ये है 1, ये है 0, ये है -1। I J K के जो मल्टीपल हैं, गुणांक है 0 -1 1, पहले में लिख दो। और इस वाली के AC के बाद में AC है तो बाद में AC के लिखने हैं 1 0 और -1 1 0 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो I कैप इंटू ये गया 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, माइनस J, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, ये 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा, प्लस K कैप, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से I कैप माइनस प्लस J कैप और प्लस K कैप, ये आ जाएगा आपके पास AB क्रॉस AC। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 परिमाण किसका, AB क्रॉस AC का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। तो 1/2 AB क्रॉस AC का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका 1 इसका 1 इसका 1, ये 1 उठाए और उनका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला, 1/2 और अंडर रूट में 3 वर्ग इकाई। ठीक है ना, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है। आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि फलन ये है n से y में और फलन है fx बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित है, जहां y बराबर ये है, तो सिद्ध करो कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय फंक्शन वो होता है जो 1/1 हो, मतलब एक और अच्छादक हो, तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो और उसका इनवर्स भी निकालना है। चलो देखते हैं, इसको भी मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। क्वेश्चन 5 का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात उसने मैपिंग दी है कहां से कहां, n से y में। दूसरा उसने जो ये y दिया है वो क्या दिया है कि y तो बिलोंग करेगा n से, और सच दैट यहाँ पे ऐसे y पड़े हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और x n से लिया गया हो, ऐसे y पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें दिखाना है फंक्शन को, और एक फंक्शन जो उसने दिया है fx बराबर 4x + 3। ठीक है, ये फंक्शन उसने दिया है। इस फंक्शन का हमें पहले दिखाना है कि व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब एक के अच्छादक प्रूफ करना है हमें। तो हम मान के चलते हैं, माना x1, x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, डोमेन में मानते हैं हम, ये प्रांत में इस प्रकार हैं। 1 1 1 2 के 2 क्वेश्चन आ गए तुम्हारे। इस प्रकार है कि एक अभी पीछे गया था, एक ये आ गया। इस प्रकार है, क्या है इस प्रकार, x1 x2 के f(x1) बराबर f(x2), यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो अगर x1 बराबर x2 अगर आ गया अब, तो ये 1 1 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। f(x1) यहाँ पे x1 रखूंगा तो x1 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो 4x1 + 3 आ गया। x2 रखूंगा तो यहाँ पर x2 रखना पड़ेगा, 4x2 + 3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4x1 बराबर 4x2 हो गया और x1 बराबर x2 हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ही हो गया फलन, है ना। अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है, एक ही है, यानी कि 1 1 है। हेंस fx इज 1 1 फंक्शन। नाउ ऑन टू के लिए चलते हैं। माना लेट फंक्शन को y मान लो, y = 4x + 3 कर दो,
और x के लिए सॉल्व कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू 4x, y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपके पास y माइनस 3 अपॉन 4। अब आपको ये देखना है कि डोमेन में जितनी कोडोमेन में जितनी वैल्यूज पड़ी हैं y में यहाँ पर जितनी वैल्यूज पड़ी हैं, अगर मैं वो उठा करके यहाँ रख दूं तो जो x की वैल्यू आएगी क्या वो नेचुरल नंबर में ही आएगी? बिल्कुल आएगी। देखो अगर मैं यहाँ पर 4x प्लस 3 रख देता हूँ तो x बराबर x आ जाएगा, बिल्कुल सारी वही वैल्यूज मिलेंगी। मतलब कि y अगर मैं उठाकर, यही तो है ना y मेरे पास सारा, है ना, इसमें जितने भी y पड़े हैं वो इस टाइप के y पड़े हैं 4x प्लस 3 टाइप के, है ना। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 4x प्लस 3 टाइप तो x बराबर x हो जाएगा। रख के देख लो चाहे तो आप भाई, 4x प्लस 3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x अपॉन 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर x आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी के बाद तो यहाँ पे आप एक बात लिखोगे कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y, ये वाला y, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y लिख लो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि परिसर इक्वल टू सहप्रांत, ये भी लिख सकते हो, है ना। परिसर इक्वल टू सहप्रांत। अतः फलन आच्छादक है, इसका मतलब है फलन आच्छादक है, ठीक है ना। अगर यहाँ एक भी ऐसी y की वैल्यू मिल जाती कि वो यहाँ रखने पर x की ये वैल्यू नेचुरल नंबर में ना मिल रही हो, है ना, तो इसका मतलब है वो फलन आच्छादक ना होता, ठीक है ना। अब इस वाली को अगर मैं कोई इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है, तो यही इस फंक्शन को y मान करके जब हम सॉल्व करते हैं, यही फंक्शन इनवर्स फंक्शन है। नाउ समीकरण एक से x को ही हम क्या रख सकते हैं, x ये जो है ना, y बराबर x रख लो, इसमें रखने पर तो ये हमारा f इनवर्स x हो जाएगा। f इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे x की y की जगह x रख दो बस, ठीक है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो ये फंक्शन था इसमें y की जगह बस x रख दो, और इधर वाला जो ये x था ये f इनवर्स x है, ठीक है ना। जब हम उल्टा करेंगे तो ये एकदम इनवर्स बन जाएगा, तो ये हमारा इनवर्स हो गया। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन z इसने का न्यूनतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करो। व्यवरोध इसने ये दे रखे हैं, और इसके अलावा फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को क्या है ये, है ना, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दी गई असमीकाएं लिखो। सबसे पहले तो z लिखो, z बराबर उसने दिया है माइनस के 50x और प्लस के 20y, प्लस के दिया है उसने 20y, और दिए गए कंस्ट्रेंट्स लिखो, क्या क्या दिए हैं उसने, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और उसने दिया है 2x माइनस 3y। भाई थ्योरी खुद से लिख लेना, है ना, जो थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश लिखनी होगी वो खुद से लिख लेना, क्योंकि हमने पीछे सारे क्वेश्चन में जितने भी पेपर में कराए हैं सब में लिखवा रखी है भाई, ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनको समीकरण रूप में लिखना है, तो मैं समीकरण रूप में ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में जब मैं लिखूंगा तो बस इस असमीका को, जो ये असमीका थी, इसको बस इक्वल बना दूंगा। ये असमीका का साइन है फिलहाल, इसको मैं इक्वल बना दूंगा सब में, है ना, तो ये सब में इक्वल आ जाएगा। पहला है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस के, और फिर है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 3, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इनको आप मान लो कुछ इक्वेशंस, है ना। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको मान लेता हूँ मैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, इनको ये मान लेता हूँ। अब देखिए बारी बारी एक एक उठाएंगे और तीनों के पॉइंट्स निकालेंगे और उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर तीनों के 3 डब्बे बनाऊंगा समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 का डब्बा यहाँ पर होगा आपका, x, y, इसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। ऐसे ही y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/2 मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है समीकरण 5 के लिए, समीकरण 5 से, यानी जो दूसरे वाली बनी है, इसके लिए भी एक डब्बा ऐसे ही बनाना है आपको, और सबसे पहले x y लिख लेना है, ठीक है।
अब ऐसे ही एक बार x को 0 रखो यहाँ पर तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखो एक बार तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए। ऐसे ही आपको करना है समीकरण 6 के लिए। समीकरण 6 से समीकरण 6 क्या कहती है उसके लिए भी सेम ऐसे ही बना दो। ठीक है, x, y तो यहाँ से आ जाएगा आपका, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 चौक 12 माइनस के 4 मिलेगी, है ना, माइनस के 4 मिलेगी। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, 2 6 12। ठीक है ना, तो ये 3 आपको अलग अलग डब्बे बना करके इक्वेशन लिखनी है सब। यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा ये वाला, इसको कहेंगे a पॉइंट 0,5, इसको कहेंगे b पॉइंट -5/2,0 -5/2,0। x वाले x की जगह लिखने हैं, y वाले y की जगह, ये नीचे वाले y हैं सेकंड वाले और पहले वाले x हैं। इसको c बना लो, c 0,3 है और d जो है आपका 1,0 है। इसको e बना लो, e 0,-4 है और f जो है आपका 6,0 है। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस बता रहा हूँ, इससे आसान प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना, तीनों बना लिए। इन दोनों पॉइंट को आप ढूंढोगे ग्राफ में और उनको मिला दोगे तो आपकी ये वाली लाइन जो ड्रॉ हो जाएगी, जिस लाइन से ये बने थे, है ना, इस लाइन से बने थे तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लाइनें खींचते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, थोड़ी सी हम लाइनें बना लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं हम। अरे मैं इसको सही कर लेता हूँ एक बार, बस यहाँ पर अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही नीचे भी जाएगा और थोड़ा सा ही ऊपर भी जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं। और ये थोड़ा सा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा इस वजह से। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर मैं कुछ कुछ दूरी पर ये पॉइंट ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है, एक्स एक्सिस पे 6 तक है ज़्यादा, तो मैंने 6 तक ले लिया। और वाई एक्सिस, अच्छा -5/2 यानी माइनस के 2.5 भी है, तो माइनस तक भी ले लो, -1 -2 और -3 और -3 के बीच में 2.5, यहाँ पे बैठेगा 5/2 माइनस का। और y पे जो है हाईएस्ट 5 है और माइनस में -4 है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है ना, ये हमने ले लिए। अब देखो ये पॉइंट आप बताओ कहाँ कहाँ बैठेंगे। सबसे पहले एक ये देखो 0,5, x0 y5, x0 यहाँ होगा 1 2 3 4 5, तो ये मिला मुझे a पॉइंट 0,5। अब b पॉइंट है -5/2,0, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है इनके बीच का आधा, 2 और 3 के बीच का आधा, तो 5/2 का मतलब है 2.5 ही तो मिलेगा ना भाई, आधा 2.5 तो मिलता है, तो ये माइनस के 2.5 यहाँ बैठता है, तो ये है आपका बी पॉइंट -5/2,0। अब इन दोनों को हमें मिलाना है, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है और ये लाइन आपकी पहली वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, लो जी, ये वाली लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली, लिख देता हूँ इसमें मैं ना पहली। अब दूसरी करते हैं, 0 3 1 0, 0 3 1 2 3, ये रहा यहाँ पे 0 3, बी पॉइंट 0 3 और सी पॉइंट डी पॉइंट 1 0 1 0, ये रहा आपका यहाँ पर डी पॉइंट 1,0। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो, तो इनको मिलाते हुए जब मैंने लाइन को ड्रॉ किया तो लाइन कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, इसको मैं बना दूं सेकंड वाली लाइन। ठीक है, अब तीसरी वाली बनाते हैं भाई साहब, तीसरी वाली कहाँ है, 0,-4, 0,-4 मिलेगा यहाँ पर, तो ये है आपका कौन सा पॉइंट, ये है ई पॉइंट 0,-4 और एफ जो है 6,0 वो है आपका यहाँ पर एफ 6,0। इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जाएगी ऐसे करके, लो जी, ये चली गई आपकी तीसरी लाइन। अब ये काटती है नहीं काटती है नीचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पहले रीजन में रहना, पहले छेद। देखो ये पहला क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो हमें पहले चतुर्थांश में रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि उसने कहा था x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि दोनों धनात्मक होनी चाहिए और दोनों धनात्मक इसी चतुर्थांश में होती है। ठीक है, दूसरी बात, अब इस चतुर्थांश में ऐसा कौन सा रीजन है जो हमें लेना है। ठीक है, तो देखो पहले हम ये देखते हैं हमें शेड कहाँ करनी है, हर लाइन के
एक तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ, इस लाइन के या तो ऊपर या नीचे, इस लाइन के ऊपर ऊपर या नीचे, किसी एक साइड शेड होगी। वो साइड कौन सी है वो देखनी है हमें। तो अगर लाइन 0 0 से नहीं होके जा रही है ना, ये ध्यान रखना, दो टाइप की लाइन होंगी, एक तो जो 0 0 से नहीं होके जाएंगी और किसी पॉइंट से होके जाएंगी, और एक जो 0 0 से होके जाती है। तो जो 0 0 से होके जाती है वो यहाँ को जाती है, चाहे तो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, जाएगी यहाँ से होके, उसमें 0 0 नहीं रखना। अदरवाइज जो 0 0 से नहीं होके जा रही उन सब में 0 0 ही रखना है। तो मैं यहाँ पे इसलिए मूल बिंदु ही ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान बिंदु बनेगा, मूल बिंदु 0 0 पर। ठीक है, अब यहाँ पर उठाओ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या आती है। समीकरण 1 थी हमारी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, ये सारा 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आएगा। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, सत्य है बात। तो अगर ये सत्य है तो जो पहली इक्वेशन की लाइन थी उस लाइन के जिस साइड भी ये 0 0 बैठा है उसी साइड शेड होगा। जिस तरफ पहली वाली लाइन के जिस तरफ ये 0 0 बैठा है, यानी कि इस लाइन के इधर की साइड ये बैठा है, इधर की साइड 0 0 बैठा है, अगर ये बात सत्य आ रही है तो इसी पॉइंट की साइड शेड होगा। अगर ये गलत आती तो इसके दूसरी साइड शेड होता। ठीक है ना, तो इसके तो आएगा नीचे पहले वाली के। अब दूसरे वाली में देखते हैं, दूसरे वाले में 0 0 रखूंगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, जो कि गलत बात है। असत्य है, 0 तो 3 से छोटा होता है, ये बता रहा है बड़ा है। तो इसका मतलब दूसरी लाइन के जिस तरफ 0 0 है उस तरफ नहीं शेड करेंगे, दूसरी तरफ शेड करेंगे। तो इस लाइन के दूसरी तरफ शेड होगी, यानी कि इस लाइन के ऊपर की तरफ शेड होगी, ऐसे है ना, क्योंकि ये 0 0 तो नीचे है ना, इसके उस साइड नहीं करने के क्योंकि गलत आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा 0 0 रखूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, जो कि बात सत्य है। तो यानी कि तीसरे में जो होगा, तीसरा कौन सी तीसरी लाइन है? ये वाली, इस लाइन से उस 0 0 की तरफ ही शेड करेंगे, यानी कि इस लाइन के ऊपर शेड होगी। अब एक ऐसा कॉमन रीजन ढूंढना है आपको जो इसके ऊपर हो, इस वाली लाइन के ऊपर हो, इस वाली लाइन के इधर हो और इस वाली लाइन के नीचे हो, और पहले क्वाड्रेंट में हो, पहले चतुर्थांश में हो। तो ऐसा कौन सा रीजन है? सिर्फ ऐसा ये वाला रीजन है। देखो ध्यान से देखो इसको जरा, ऐसा सिर्फ ये वाला रीजन है। मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। ये वाला रीजन है सिर्फ ऐसा, ठीक है ना, पहले वाला, सिर्फ पहले वाला। हमें पहली लाइन से ऊपर नहीं जाना और इसके भी नीचे नहीं जाना। इसके नीचे नहीं जा सकते आप, इसके ऊपर ही रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर शेड करनी है ना। ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, और इसके भी ऊपर ही रहना है आपको। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसके भी ऊपर ही रहना है, इसके ऊपर रहना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पूरी शेड होगी। ठीक है ना, इसको शेड कर देना पेंसिल से अच्छे से। अब जो ये शेडेड रीजन है, इसके कितने कॉर्नर पॉइंट आपको दिखे? मुझे दिखा एक कॉर्नर पॉइंट, एक दूसरा कॉर्नर पॉइंट, एक तीसरा कॉर्नर पॉइंट, एक चौथा कॉर्नर पॉइंट, यानी कोणीय बिंदु। और इस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन, यानी कि सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र मिला ये हमें। ठीक है ना, ये सुसंगत क्षेत्र मिला हमें। एक तरफ से तो बाउंड है ही, तो यहाँ पे हमें 4 कोने मिले। तो इन चारों कोनों के आपको क्या उठाने हैं? इन चारों कोनों के आपको बिंदु उठाने हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाओ ऐसी, और इस टेबल में यहाँ पे लिखो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिखो जेड। जेड कितना था? माइनस के 50x और प्लस में 20y। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, और उसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट लिखो में जो पॉइंट थे। ए मिला, बी मिला, डी मिला और एफ मिला। तो ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए है 0.5, बी है 0.3, डी है 1.0 और एफ है 6.0 भाई साहब, 6.0। ठीक है ना, तो यहाँ से बस इसको टेबल को बंद कर दो। ठीक है, अब देखो 0.5, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, उठा करके यहाँ रखो। एक्स 0 रखेंगे सारा 0, वाई की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब वाई की वैल्यू 3 रखो यहीं पे, 3 दूनी 6, 0। अब एक्स की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये माइनस के 50 आएगा। एक्स की वैल्यू 6 रखो, तो 6 पंजे 30, माइनस के 300 आएगा। हमें निकालना था न्यूनतम मान, क्योंकि उसने कहा था न्यूनतमीकरण करो, न्यूनतम मान निकालो। तो न्यूनतम मान तो ये है, अगर वो कहता अधिकतम मान निकालो तो अधिकतम मान ये होता। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? हम कहेंगे अतः जेड का बिंदु, बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है 6.0, बिंदु एफ 6,0 पर न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या है? -300 है। यहां पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा।
ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेस है हर क्वेश्चन में, सेम एक ही प्रोसेस। पहले ये असमिकाएं लिख दो, फिर असमिकाओं को समीकरण रूप में लिख दो, फिर ये आपको पॉइंट निकालने हैं कुछ, ठीक है ना। अब जिस लाइन से 2 पॉइंट निकालोगे उन 2 पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच जाएगी। इन लाइन को जो इन पॉइंट को जोड़ते हुए दूसरी लाइन खींच दो, इन पॉइंट को जोड़ते हुए तीसरी लाइन खींच दो, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको इनके कॉर्नर पॉइंट, सॉरी सुसंगत क्षेत्र कौन सा मिला। तो शेड देखो कहाँ पे करेंगे, तो मूल बिंदु पे रखो, 0 0 रखो, ये देखो सत्य सत्य करके कि कौन सा रीजन मिला, ये वाला रीजन मिल गया मुझे, ठीक है ना, ये वाला रीजन मिल गया। तो अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, कोणीय बिंदु क्या है, कोणीय बिंदु पर ये जेड का मान निकाल दो, जिसपे उच्चतम है अधिकतम होगा, जिसपे न्यूनतम है वो न्यूनतम होगा। न्यूनतम पूछा था तो न्यूनतम बता दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी n क्रम के दो अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं, तब सिद्ध करें कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये परमेय है ना, अवयव में है ये परमेय, और कई दफा आई हुई है ये, तो इसको मैंने करा भी रखी है, एक बार और करा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार और करा देता हूँ। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर ग है, ये 5वें का ग है ना। तो ये है आपका 5th का ग पार्ट। अब सबसे पहले हमें प्रूफ जो करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आना है, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ लेकर के चलते हैं, प्रूफ लेकर के चलते हैं। प्रूफ क्या है, देखो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की, ए बी कोई मैट्रिक्स होगी, ए बी उसकी मैट्रिक्स की अगर उसी के इनवर्स में मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमेशा आई आता है, सबको पता है ये बात, हम इस लैंग्वेज में जानते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू आई आता है ना, हम इस लैंग्वेज में जानते हैं। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स था, यहाँ पे ए भी एक मैट्रिक्स है, तो आव्यूह है ना। तो ए बी आव्यूह की अगर हम उसी के इनवर्स में, उसी के व्युत्क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इधर हमें सिर्फ ये छोड़ना है, ये हटाना है यहाँ से, तो धीरे धीरे हटाएंगे। सबसे पहले ए इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिया, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो ए इनवर्स हो गया और यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ पे ए बी इनवर्स हो गया और इक्वल्स टू आई आ गया। सॉरी, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी मैंने, यहाँ पे आई आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ये सहचार्य नियम को फॉलो करता है, आव्यूह सहचार्य नियम को फॉलो करता है। तो पहले चाहे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ब्रैकेट में इधर भेज दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इनवर्स ए आ जाएगा, इंटू में बी आ जाएगा और इधर ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स आई की अगर हम इसमें आपके आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ए इनवर्स ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इस बात को कि अगर आई की मल्टीप्लाई किसी में भी हम करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये इनवर्स है भाई, -1 है ना, ये -1 है, -1, ठीक है, टी नहीं है ये, मैं ऐसे ही लिखता हूँ भाई, थोड़ी इसको एडजस्ट कर लेना। ए इनवर्स ए को हम लिख सकते हैं आई, किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया था, है ना। तो ये आई हो गया, आई की मल्टीप्लाई बी में हो गई और इंटू में आ गया ए बी इनवर्स और इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई की मल्टीप्लाई बी में करोगे तो भी बी ही आएगा, तो ये ए बी इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू ए बी इनवर्स। यहाँ पे इसको बता दो कि जी आपको अगर ए की गुना आई में करोगे तो ए ही आएगा, चाहे बी बता दो कि बी की गुना आई में करोगे तो बी ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बी हटाना है तो बी इनवर्स लाना पड़ेगा, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया ए बी इनवर्स और इक्वल टू ए इनवर्स और यहाँ पे आ गया बी इनवर्स, क्योंकि इसी साइड मल्टीप्लाई करी थी। अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बी इनवर्स की, तो इधर की साइड ही लिखना है आपको, बाई साइड ही, इधर इसके भी बाई साइड ही लिखना है, उधर मत लिख देना उसको। तो बी इनवर्स बी कितना हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, तो इसको आई लिख दो, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब किसी मैट्रिक्स की अगर आई में मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स घूम करके आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी ए बी का होल इनवर्स। यहाँ पे ये भी बता दो कि भाई बी इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, है ना। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ भी इसको बता दो, चूंकि आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करोगे तो आई, सॉरी वही मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। बस ये हमारा प्रूफ हो गया। बताओ इसमें क्या मुश्किल था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, है ना। जरा सा ये थ्योरम है, इसको प्रूफ करना भी, इसका प्रूफ भी जरा सा ही है, तो इसको कर लेना, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन कह रहा है, देखो घ क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। कह रहा है दो सदिशों ए तथा बी के लिए सिद्ध करो कि ए प्लस बी का जो परिमाण है वो लेस देन टू ए का परिमाण प्लस बी का परिमाण है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको मुझे करना है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं कि भाई टू प्रूफ, थोड़ा एक आध लाइन बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से ये लिख दो कि हमें ये प्रूफ करना है
कि ए प्लस बी का जो परिमाण है, ए और बी छोटे हैं बड़े हैं? ए और बी छोटे हैं भाई, छोटे वाले लो। तो ए का वेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैं ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन इक्वल टू ए का वेक्टर अलग, सॉरी ए का परिमाण और प्लस बी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करते हैं भाई, चलो ये हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव, अपने पास यहाँ क्या है, हम ये लेकर के चल रहे हैं कि ए प्लस बी का वेक्टर का जो स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, 2 ए डॉट बी। नहीं ऐसे नहीं करते इसको, है ना, इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको नहीं करते हम ऐसे, इसको पहले हम वो लिख लेते हैं, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे पहले ये वाला स्टेप लिख लेना, इधर a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका मल्टीपल जब करेंगे तब आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा a डॉट बी वैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आएगा, a का परिमाण का स्क्वायर b के परिमाण का स्क्वायर प्लस a डॉट बी क्या होता है, a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, b का परिमाण कोस थीटा। ठीक है ना, अब देखो a के परिमाण का स्क्वायर b के परिमाण का स्क्वायर, 2a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। देखो हम जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा उसकी रेंज 1 से छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है, उसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, 1 से छोटी होती है। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख दूं कि 1 से छोटा है, कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन कोस थीटा की जगह ही तो 1 लिखूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ एक लाइन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू, आपको भी ऐसे लिखना है इसके आगे लेस देन इक्वल टू, बाकी सब सेम रहेगा, बस जहाँ पे कोस थीटा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2a का परिमाण b का परिमाण और इनटू में 1, ये इससे छोटा है, ये वाला सी, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा है, क्योंकि कोस थीटा 1 से छोटा हो गया, अब कोस थीटा हमने हटा दिया, वो 1 से छोटा हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरी चीज इससे छोटी हो जाएगी, तो हम लेस देन इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 2a का परिमाण b का परिमाण। अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ही तो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, a का और प्लस b का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर तो ये होल स्क्वायर है ही इसका। अब दोनों तरफ का अगर मैं वर्गमूल ले लूं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिख देना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस बी का जो परिमाण है वो लेस देन इक्वल टू a का परिमाण प्लस b का परिमाण होगा। ठीक है, ये बात हमारी प्रूफ हो जाएगी। कई बार आ गया ये भी क्वेश्चन 2025 में ही, मतलब अलग अलग सेट में ही है। ठीक है ना, तो इसको क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक है ना, इसके पास बुक में आपकी एक और है, उसको भी जरूर करना। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। आई इक्वल्स टू उसने दिया है π/6 से π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x ये दिया है। कह रहा है सिद्ध करो i बराबर π/12 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i बराबर π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन x अपॉन रूट कोस x। ये रूट कोस एक्स एलसीएम लेकर के यहाँ चला जाएगा, प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा और पूरे के अपॉन में रूट कोस एक्स हो जाएगा, और रूट कोस एक्स घूम करके ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ π/6 से π/3, ये रूट कोस एक्स मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और अपॉन में नीचे भी आ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है ना, और dx ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी चला गया और पूरे के अपॉन में जब आएगा घूम करके ऊपर भी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको माना नहीं समीकरण नंबर 1। परगुण 4 लगाओ इसमें, परगुण 4 से, परगुण 4 क्या कहती है, परगुण 4 नहीं 3, 4 तो एक एप्लीकेशन है 3 का, तो परगुण 3 लगाई हमने। परगुण 3 ये कहती है कि इन दोनों को जोड़ करके x में से घटा दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो π/2 आएगा, तो π/2 में से x घटा दो जहां जहां x है, तो यहां पर भी cos π/2 में से x घटेगा, और प्लस अंडर रूट यहाँ पर भी साइन π/2 में से x घटेगा। ठीक है, dx, ये परगुण 4 कहती है। परगुण 3 कहती है कि इन दोनों को जोड़ के x में π/, जो आएगा उसमें से x घटा दो, x की जगह वो हमने घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ से cos 90 - x हो जाएगा sin x,
तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ऊपर तो हो गया रूट कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा ये भी साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, और dx आ जाएगा, और इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब पहली समीकरण ये वाली, इसको और इस वाली को जोड़ दो, है ना। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2, इधर i + i 2i हो जाएगा, और इधर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये हो जाएगा रूट कोस x अपॉन रूट कोस x प्लस रूट साइन x dx। इसमें हम जोड़ रहे हैं ये वाली रूट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कोस x, ये और dx, ठीक है ना। यहाँ से देखो दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो दोनों का कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और क्या बचा देखो, इन दोनों में नीचे एलसीएम सेम है, दोनों का इंटीग्रेशन तो अब सेम हो गया, दोनों का जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है सेम है, तो हम एक ही बार ले लेते हैं एलसीएम, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ऊपर वाला डायरेक्टली जुड़ जाएगा, कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मिला मुझे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx 2i इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू आपका 1 का हो जाएगा x, और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 3 अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के इनको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6 आएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, पाई बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपने कर लिया होगा, आसान ही क्वेश्चन था। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यानी कि निश्चित समाकलन, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।